अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी बात के साथ मैं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमारा एक मुनफरिद प्रोग्राम, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी हमने सियासत पर बात की, आज भी हम सियासत पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ जनाब अहमद क़य्यूम साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने कीमती वक्त दिया। इसी के साथ साथ हमारे साथ आज फिर एक दफ़ा दोबारा तजिया निगार एंकर पर्सन जनाब चौधरी वसीम इरशाद साहब मौजूद हैं। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, आज फिर बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के ऊपर, बात करेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं और मजीद जानेंगे। आज एक माशाल्लाह इमरानिस्ट अहमद क़य्यूम साहब का जो एक लक़ब भी इनके साथ लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अहमद भाई, ये बताइएगा सबसे पहले कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब ज्वाइन किया, क्योंकि माशाल्लाह मैं भी काफ़ी अरसा दराज से देख रहा हूँ आपको, और आपने अपना लक़ब इमरानिस्ट के साथ लगाया। सर, ये सबसे पहले जो फ़खर भाई बात है, मैं 19 एज ए प्लेयर तो हम इमरान खान जी जी पसंद करते थे। जी जी 94 में फर्स्ट टाइम खान साहब साहिवाल आए थे शौकत खान की फंड रेजिंग के लिए, जब DPS स्कूल में हमने उनकी फंड रेजिंग की। जी जी तो तब से ही 4th स्टैंडर्ड में थे, तो एक तलिस्माती शख्सियत, एज ए शख्सियत, नॉट अ पॉलिटिशियन। और 96 में जब उन्होंने पॉलिटिक्स स्टार्ट की, इतनी होश भी नहीं थी उस टाइम भी, 7वीं 8वीं में होंगे, तो इतना अट्रैक्ट नहीं किया। असल जब खान साहब का मुझे नजरिया जो समझ आया ना, जब मैं 2006 में आउट ऑफ कंट्री गया जी, वो जब खान साहब बातें करते थे, जब वो अपना मंशूर बयान करते थे, तो उधर बैठ के हमें ये लगता था कि यार ये तो हम तो जो है ना वो जानवरों जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान में। असल जो जिंदगी है वो तो उधर है, जो राइट्स उनको मिल रहे हैं, जो चीज़ें उनको मिल रही हैं। जुडिशरी की जो बात करते थे, जहाँ से तहरीक इंसाफ की बुनियाद पड़ी थी और अपने राइट्स पे खड़े होने की जो बात थी, वो खान साहब की पसंद आई। फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे इधर पता लगा कि पंजाब के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उधर फिर मैंने ज़ियाउर रहमान खान साहब हमारे पायनियर मेंबर हैं, इमरान अजीज साहब, तो उनके साथ फिर हमने उधर बैठ के पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद से टिल एंड अभी खान साहब। जी बिल्कुल अहमद भाई। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा मुझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरसा दराज से साहिवाल में अपना जो है वो एक रोब व दबदबा मैं कहूँगा बरकरार रखने में अब आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रही है। पहले क्योंकि इतना था रूज नहीं था, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जा रहे हैं। और इस हवाले से मुझे बताइएगा, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके एक हमारे समाजी कारकुन थे शेख नुमान साहब, उनसे बात की थी। आपके नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त साहिवाल में कहाँ स्टैंड कर रही है? सर देखें, साहिवाल क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी थी जो एक 22 साल की जदोजहद के बाद, आप कह रहे हैं कि उसको अरूज मिला, जी मिला, जी ठीक है। उससे पहले हम साहिवाल में हमेशा यही सुनते आते कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, जी ठीक है, ये मुस्लिम लीग नून का किला है। इसमें जहाँ से स्टैंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, नो डाउट इसमें हमें जो देखें, सीधी बात मैं करता हूँ, मैं किसी के यानी कि अपनी पार्टी के साथ मुखलिस हूँ, अपने शहर के साथ मुखलिस हूँ। हमें सोचना चाहिए कि जब हमारी कैंपेन चल रही होती हैं, देखें इलेक्शन जो होता है ना, वो सिर्फ आधा इलेक्शन जो होता है वो आखिरी दिन का होता है जी। हमें अपनी कमियों को ताहियों को भी देखना चाहिए कि हम इलेक्शन डे को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इलेक्शन डे से पहले जो सूरत हाल है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और रिजल्ट डे को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी कि हम बड़ा अच्छी इलेक्शन कैंपेन भी की, इलेक्शन डे भी हाउ करके मैनेज कर दिया, लेकिन जब एंड पे रिजल्ट्स का जो खान साहब ने 2014 के धरनों में हमें फॉर्म 45 और ये इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया, वो हम मैनेज नहीं कर पा रहे। बिल्कुल अहमद क़य्यूम साहब, आपने जो है इसको मजीद जो है इस बात को डिटेल में बता दिया है। हमारे साथ तजिया निगार जनाब चौधरी वसीम साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपकी तरफ में आऊँगा। सर, ये बताइएगा मुझे कि इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट जो भी थोड़े दिनों पहले आपको देखा होगा हुआ है, इस हवाले से आप पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या देखते हैं कि वो कहाँ इस टाइम स्टैंड कर रही है? क्या है वो इलेक्शन के लिए तैयार है? आप सोचते हैं इस हवाले से? जी देखें, इलेक्शन की डिमांड ही सिर्फ PTI की है। सही। ये बात तो कहना ही खैर वो मसला केस है कि जी वो स्टैंड करती है कि नहीं। PTI का जब से अदम एतमाद की करारदाद कामयाब हुई थी और खान साहब को उतारा गया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, तब से लेके आज तक की जो कंपेन है PTI की वो वही है कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं और पता चल जाएगा कौन पार्टी किस जगह पे खड़ी है।
तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज जो मौका है, बिल्कुल आज का जो सिनेरियो है, उसमें जो सबसे बेहतरीन अगर को कैप्चर कर सकता है तो सिर्फ पीटीआई है। पीटीआई क्यों? महंगाई का तूफान आया हुआ है, पेट्रोल प्राइसेस कहाँ पे खड़ी हैं, डॉलर का रेट कहाँ पे खड़ा है, चीज़ें जो आम आवाम की 10 से बालातर हो चुकी हैं, उनकी पहुंच से बालातर हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में कि जितना बेहतरीन मौका आज पीटीआई के लिए इस चीज़ों को कैश करवाने का, वो पीडीएम की जमातों का नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए आपने देखा होगा कि खान साहब जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, उनकी पूरी की आदत फ्रंट फुट पे खेल रही है, और वो हर चीज़ करने के बाद एक मासूमाना सवाल कर देते, जी असि मांगते की पे हैं जी, सिलेक्शन ही मांगते पे, पीछे क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि खान साहब का तो वैसे भी बयानिया बिक रहा है। तो मैं तो अक्सर मजाक में कह जाता हूँ कि खान साहब का झूठ भी अज विकदा पिया वा ते लोगों का सच भी नहीं को सुनने को तैयार है। ऐसे ही है। इसलिए खान साहब का बयानिया जी इस वक्त रोज पे है। बिल्कुल ठीक है, वो जो बोल देते हैं वो फिर वो छा जाता है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरे नज़र में इस वक्त जो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो सिर्फ पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। पीटीआई अगर आज इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाती है, अगर मैं ये लफ्ज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक सिनेरियो इलेक्शन का नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही है। गो के इलेक्शन अनाउंस हो गया है, अभी इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल चीजें आगे आएंगी। पीटीआई तैयार है, पीटीआई चाहती है कि आज इलेक्शन हो जाए। क्यों? अवाम जो है वो भी अपनी, बेशक वो नजरियाती कारकुन है या वो जिस तरह का भी कारकुन है पीडीएम की जमातों का, खासतौर पर मैं नून लीग का जिक्र करूंगा, तो नून लीग का वर्कर भी और नून लीग का सियासतदान भी, उनको पता है कि हमारा वर्कर हमसे नाला है, हमारा वर्कर हमसे नाराज है। वो उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, वो उनको ये समझा नहीं पा रहे कि ये महंगाई किसकी वजह से हुई, इसका बैकग्राउंड क्या है। लोग बैकग्राउंड में नहीं जा रहे हैं, लोग कहते हैं जी हमारे बच्चों का दूध नहीं है, हमारे बच्चों के लिए आटा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए चीनी नहीं है। लोग बुनियादी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अगर आज इलेक्शन होता है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पीटीआई उस पर स्टैंड करेगी। बल्कि मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में देख रहा था, गैलप ने एक सर्वे भी किया था, तो उस सर्वे में खान साहब जो है वो 61% पॉपुलैरिटी के साथ टॉप पे थे, 61। और जो मियां नवाज शरीफ साहब थे वो 36 के साथ सेकंड पे खड़े थे। आप देख लें कि यानी कि हाफ हाफ का डिफरेंस आ रहा था। ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे था। इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन कब आते हैं कब नहीं आते वो बात की बात है। जो मैं सर्वे हमने देखा वो उसमें आज भी खान साहब पॉपुलर तरीन लीडर बन के उभरे हैं। क्यों उभरे हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट अभी तक अवाम को बेसिक चीजों के ऊपर रिलीफ नहीं दे सकी। बिल्कुल सर, हम ये क्यों पे दोबारा आ जाएंगे और अब मैं बात करूंगा अहमद क्यूम साहब आपसे कि डिस्कशन चल रही है इस हवाले से। मुझे ये बताएं कि टिकट्स के जो तकसीम है, साहिवाल के अवाम की तरफ मैं आ रहा हूँ कि साहिवाल के अवाम का एक बहुत अहम सवाल होता है और एक न्यूज़ भी उड़ रही है। चौधरी साहब आपको भी पता हो कि राना तारिक जवेद साहब जो है वो टिकट दी जा रही है और चौधरी याद साहब को पीछे किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि जो टिकट्स की तकसीम हो रही है वो मुनसिफाना करने लगे, या जो परवेज़ इलाही के जो कारकुन है वो भी दरमियान में जो है वो अपनी टिकट हासिल करेंगे? इसमें फजल भाई एक चीज़ है, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया से भी इंटरेक्ट हूँ पार्टी में, वेस्ट रीजन पे पंजाब लेवल पे भी। ये जो न्यूज़ है अभी फेक है और इसको फेक करार भी दे दिया गया पार्टी की तरफ से कि अभी हमने वो जो राना तारिक जवेद साहब वाली वो पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया फोरम पे से खबर चल रही है कि उनको टिकट दे दिया। देखें परवेज इलाही अब जो है ये उसकी पार्टी है, उसके बंदे कोई नहीं, वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो अब हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके मेरे बंदे ये नहीं करते। दूसरी जहाँ तक रही टिकट की बात, तो वेरी सिंपल मैं बताऊं कि एक तो हमारी रिकमेंडेशन गई हैं डिस्ट्रिक्ट रीजन्स की तरफ से, पंजाब की तरफ से। एक हमारी और कमेटी भी खान साहब ने इस दफा बनाई है जो थर्ड पार्टी सर्वे या पार्टी के अंदर से सर्वे करेगी, और उसके अंदर मेरे तक जो इतलाक आई हैं उसमें कई ऐसे कैंडिडेट्स आए हैं जिनका रीजनल लेवल पे या पंजाब लेवल पे नहीं गया, लेकिन खान साहब ने वो उनसे पूछा है कि ये बंदा ऐड क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि उन्होंने जो अपनी उधर से रिकमेंडेशन ली हैं जो सर्वे थर्ड पार्टी से करवाए हैं उसमें उस बंदे की रिप्यूट ज़्यादा अच्छी है बजाय के दूसरे कैंडिडेट्स। अच्छा, बिल्कुल अहमद क्यूम साहब। अच्छा, मैं एक बात करूं, अगर आपने जैसे बात की टिकट्स के हवाले से, मैं साहिवाल के मंसूबों के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि साहिवाल में अगर कोई आवाम आती है तो मंसूबे देख के आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के होने के नाते आप मुझे सर ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये साहिवाल के अवाम का बहुत सवाल होता है कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साहिवाल में किन मंसूबों पर काम किया है, उस मंसूबों पे अमल भी हुआ हो, वो प्लीज बताइएगा जरा। इसमें फखर भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि एक साहिवाल का ड्रॉबैक ये रहा कि साहिवाल से जो हमारी गवर्नमेंट तो आ गई,
लेकिन हमारे नुमाइंदगान जो थे वो साहिवाल से इलेक्ट नहीं हो सके। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा ये रहा। लेकिन उसके अलावा भी फिर भी जो कोशिश की गई उसमें आप देखें, सबसे पहले हेल्थ कार्ड इशू हुआ था, सबसे पहले साहिवाल डिवीजन और डेरा गाजी खान डिवीजन में उसको किया गया। उसके बाद एक प्रोग्राम हमने पहले भी कर चुके हैं इसी न्यूज़ चैनल के दोस्तों से, जो पिसअप प्रोग्राम था। बेशक उसकी अप्रूवल वगैरह पहले की हो, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कंटिन्यू रखा। बीच में आपने देखा गवर्नमेंट एक दफा चेंज हुई, कुछ प्रोजेक्ट रुक गए। इसके अलावा खान साहब जब साहिवाल आए थे उनसे हमने बड़ी डिमांड की उधर भी के साहिवाल को अटैच किया जाए मोटरवे के साथ। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसमें उन्होंने सिंपल सी एक बात की जो वक्ती तौर पे तो हमें बुरी लगती है। उन्होंने कहा जी मैं पहले इसका वो चेक करवाऊंगा एस्टिमेट्स वगैरह या जो उसके प्रपोजल्स हैं, बाद फिर मैं अनाउंस करूंगा। ये नहीं है कि मैं 5 मिनट के लिए तालियां बजवा लूं और बाद में वो साहिवाल के बैठे पड़े। अच्छा इमरान भाई, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा। सॉरी जी, तालियों के हवाले से अगर बात की है आपने, तो वैसे इमरान खान ने साहिवाल में, अब मैं बात करूंगा कि ऑल ओवर द पाकिस्तान, कहा बहुत जा रहा है कि सिर्फ बातें ही की जा रही हैं। वेरी सॉरी, क्योंकि मैं एक अवाम का नुमाइंदा होने के तौर पे आपको ये बात कोट करना चाहूँगा। तो क्या हमें कोई ऐसा मंसूबा बता सकते हैं, मैं फिर कोई सवाल करूँगा आपसे, शौकत खानम के अलावा कोई ऐसा मंसूबा बता सकते हैं जो पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल हो, जिसकी वजह से हमारी अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे? हाँ सर, ये देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि KPK में हमारी 2 बार हुकूमत रही है। हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो पूरे पाकिस्तान में तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको पता है 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई और वफाकी ऐसे महकमों में तकसीम हो गई कि ना उधर कह रहे आधा तीसरा आधा बटेट वाला था। हेल्थ कार्ड पंजाब KPK और बलूचिस्तान में हमारी गवर्नमेंट थी। उधर ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर आई हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद एक सबसे ऐसा प्रोजेक्ट कि मैं जब अपना शाम को अपने बच्चे को अगर बैठ के पढ़ा रहा हूँ और साथ मेरे ड्राइवर के बच्चे बैठे हैं, उनकी भी सेम किताबें हैं और मेरे बच्चों की भी सेम किताबें हैं। फीस मेरे बच्चे 10-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के भी वही किताबें पढ़ रहे हैं जो मेरे बच्चे सिंगल बिल्कुल खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिन पे हम कह सकते हैं हमारी हिस्ट्री में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हुई। तो कहते हैं ना कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा, वो मैं बात करता होता हूँ अक्सर अपने दोस्तों बैठे कि कुबेर उड़ाते हुए कुब्बा सीधा हो गया। ठीक है, कोरोना वायरस दुनिया भर में नुकसानात उसके हुए, लेकिन हमारे इधर पाकिस्तान में आप देखें कि खान साहब की पॉलिसीज की वजह से उस टाइम लोग असेंबली के फ्लोर पे बैठ के ये कह रहे होते थे कि जी बंद करें कारोबार, सब कुछ कर दें, लेकिन उन्होंने अपने बड़ा इससे तदब्बर से फैसला करते हुए स्लोली पहले इंडस्ट्रीज बंद की, आहिस्ता फिर उसका फायदा ये हुआ कि बाकी दुनिया बंद थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हुई। हमारा जो GDP था वो 6%। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने आके जो जारी किया था सर्वे, उसमें था कि बिल्कुल शेख साहब आपने इस पे रोशनी डाली। नाज़रीन, मैं जो है वो अब ब्रेक लेने जा रहा हूँ। अपने इस बात पे इस गुफ्तगू को हमारी जारी सारी रहेगी। हम बात करेंगे इसके बाद चौधरी वसीम साहब से कि आजकल खुदकुशी का रुझान, बिजली गैस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि नाज़रीन अवाम रुल रही है। हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate.
Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी सारी थी। अहमद क़य्यूम भाई ने अपना एक बेहतरीन अंदाज में जो है अपना पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया। मैं दोबारा आता हूँ वसीम साहब की जानिब। सर, एक पाकिस्तान का एक बहुत अहम इशू महंगाई, हमारी जो रिसेशन का एक बहुत अहम इशू चल रहा है, बिजली गैस गरीब रुल रहा है। आप क्या समझते हैं सर कि इसमें पास्ट हुकूमतों का, पिछली हुकूमतों का, मैं अगर बात करूँ पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब भी एक दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं, दावे कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी आ चुकी है, दावे कर चुकी है। आपकी असेसमेंट क्या है इस हवाले से? आप पाकिस्तान किस दहाने पे खड़ा है, ज़रा बताइएगा। पाकिस्तान तो जी इस वक्त भाई के दहाने पे खड़ा है, Exactly. इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके तमाम तर सूरत के ज़िम्मेदार हमारी तमाम सियासी पार्टी। बिल्कुल। और इसमें अगर आजकल की मैं बात करूँ तो मैं तो बरमला खान साहब को इसका मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहराऊँगा। सियासी इस्तेहकाम जब तक हमारे मुल्क में नहीं आएगा, देखें, एक तरफ अगर 10 पार्टीज हैं, 13 पार्टीज हैं, 15 पार्टीज हैं, 20 पार्टीज हैं, ये तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टी, बिल्कुल, जिसको हम पीडीएम कहते हैं, कुछ उसके अंदर है, कुछ उसके बाहर है, तो उसकी बिल्कुल दूसरी साइड पे खान साहब अकेले बैठे हैं। अच्छा, उनकी तरफ से बार दफा कहा जाता है कि जी जो है ना मुआशियत के ऊपर बात की जाए, इकॉनमी के ऊपर बात की जाए, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात की जाए, ताकि खान साहब एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर है, खान साहब का एक बहुत बड़ा फॉलोइंग बैक भी है पाकिस्तान में, खान साहब की बात को लोग देखते भी हैं, लेकिन हर दफा आगे से वो उस चीज़ को कट मार दिया जाता है, क्योंकि खान साहब का जो बयानिया था ना जी, वो चोर डाकू लुटेरों के ऊपर था। अब वही चोर डाकू लुटेरे जो है ना, वो आके गवर्नमेंट में बैठ गए, और वो सियासत क्या है कि हकीकत है, वो पाकिस्तान की एक हकीकत है, वो पार्टी हकीकत पे मबनी है। अब खान साहब बाकी जगह पे यहाँ पे यू टर्न ले चुके हैं, तो या तो वो इस जगह पे भी यू टर्न लें और वो उनके साथ नेगोशिएशन करें, मिसाके मईशत के ऊपर वो बैठे, 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बैठ जाए, ताकि जो गरीब अवाम है उनको रिलीफ मिले। एग्जैक्टली। रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा ना? खान साहब के ऊपर कुछ जा रहा है, खान साहब भी बादशाह सलामत बैठे हैं, खान साहब का सर्कल चल रहा है, खान साहब के भी एटीएम चल रहे हैं, खान साहब को भी हर चीज़ मिल रही है घर बैठे। वो जब सुबह उठते हैं तो बंदे उनके सामने वो लेके बैठे होते हैं, जी नाश्ता भी आ गया, जूस भी आ गया, एक्सरसाइज भी हो गई। अगर हम पीडीएम की जमातों की तरफ बात करें तो उनका भी जिंदगी गुजारने का यही तरीका है, उनको भी फर्क नहीं पड़ रहा कि गरीब के घर आज रोटी बनी है, गरीब के घर चूल्हा जला है, या गरीब के घर कुछ पका या नहीं पका। मर कौन रहा है? एक आम गरीब आदमी मर रहा है, चाहे वो वर्कर पीटीआई का है, चाहे वो वर्कर नून लीग का है, चाहे वो पीडीएम की जमात से ताल्लुक है। इन दोनों पार्टीज की, इनके पार्टी से मुराद पीडीएम वर्सेस पीटीआई, नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान एक गरीब आदमी का हो रहा है, नुकसान एक आम आदमी का हो रहा है, जिसकी सुनवाई नहीं को कर रहा, जो बोलता तो है बेचारा, लेकिन उसकी आवाज ना तो खान साहब के कानों तक जा रही है, ना पीडीएम की जमातों तक जा रही है। इसलिए वो, मैं तो उनको कहता हूँ, वो गूंगे बहरे हो चुके हैं। क्यों? उन्होंने अपना नजरिया बताना है, टीवी पे आना है, अपना बयान देना है, उसके बाद खामोश हो जाना है। हम लोगों ने क्या करना है? वाह करना है। अगर हम पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं, हमने फिर भी तालियां बजानी है। अगर हम पीडीएम से ताल्लुक रखते हैं, हमने फिर भी तालियां बजानी है। जो बेसिक इश्यूज है, जो बुनियादी हकूक है, उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार। चौधरी साहब, मैं आपकी बात यहाँ पर काटूंगा। कुर्बानियों की बात की जाती है, हर पार्टी कुर्बानियों की बात करती है। मेरा नहीं ख्याल कि हर पार्टी में किसी न किसी बड़ी शख्सियत ने कुर्बानी दी है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देख लें, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ उनके साथ नुमाइंदे मौजूद है, मैं इसलिए बार बार उसको कोट कर रहा हूँ, इसलिए क्या उसमें आपको कोई बड़ी कुर्बानी नजर आती है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर आप जेल भरो तहरीक में देखें तो खान साहब पीछे हट गए, इस हवाले से रोशनी डालेगा। जो भी सियासी पार्टियां होती है ना जी, कुर्बानियां तो उनको देनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर हम पुराने दौर की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा सर्वाइव किया है। पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी, यानी कि जो भुट्टो खानदान था, वो तख्तादार पर लटका दिया गया। भुट्टो साहब के बच्चों को कत्ल कर दिया गया। एक तो उस वक्त कत्ल कर दिया गया कि जब उनकी बहन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। बिल्कुल। एक भाई को बाहर कत्ल कर दिया गया, बेनजीर भुट्टो के ऊपर अटैक हुआ, बिल्कुल। लेकिन वो क्योंकि अवामी लोग थे, वो अवाम के अंदर थे, आखिरकार उनकी असैसिनेशन कर दी गई रावलपिंडी के अंदर। एग्जैक्टली। तो जो लीडरान होते हैं, जो सियासी लीडर होते हैं, सियासी पार्टियां होती हैं, कुर्बानियां तो वो देती हैं। चाहे जमात इस्लामी की अगर हम बात कर रहे हैं, एमक्यूएम की बात कर रहे हैं, एएनपी खास तौर पे अगर केपीके की बात करें तो एएनपी की कितनी शहादतें हो चुकी हैं।
उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो शहीद कर दी गई, को बम ब्लास्ट में उनको शहीद कर दिया गया, उनको टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया गया। मुझे आज भी याद है जब 2018 का इलेक्शन था तब भी उनकी शहादतें हुई हैं, लेकिन वो आज भी सर्वाइव कर रहे हैं, वो आज भी खड़े हैं, उनकी पार्टीज आज भी खड़ी हैं। ऐसे ही अगर आप नून लीग की बात करेंगे उनके ऊपर भी ये चीजें हो चुकी हैं, तो जाहिर बात है वही चीजें फिर पीटीआई के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन इनके अंदर गैप है बहुत बड़ा। एग्जैक्टली यहाँ पे जो मेरे नुक्ता नजर में, मुझे बहुत सारे लोग इस पे ना अकले कुल भी बोल देते हैं, मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म बड़ा करते हैं कि जी मैं शायद कोई अकले कुल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपना नजरिया बयान कर रहा हूँ ना कि मेरे नजर के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना पीटीआई की गवर्नमेंट का या पीटीआई की जमात का, वो बाकियों से मुख्तलिफ है, ये ग्लैमराइज्ड है। अच्छा, खान साहब की एक क्वालिटी है, मैं उसको कोड करता हूँ हमेशा, खान साहब ने उन लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जो कभी बाहर नहीं निकले। एग्जैक्टली, वो ड्राइंग रूम में बैठते थे, पॉपकॉर्न्स खाते थे, टीवी देखते थे, साथ में अप्रिशिएट करते थे और वो वोट डालते थे। बिल्कुल चौधरी साहब, खान साहब उनको बाहर निकालने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनका ब्रेन वॉश मेरे ख्याल में गलत साइड पे ले गया। अच्छा, बिल्कुल आपकी तरफ मैं दोबारा आऊंगा। एक चौधरी वसीम साहब ने जो एक खूबसूरत अंदाज में इस पर रोशनी डाली है। अहमद क्यों भाई, बात अमेरिकी साजिश की हो जाए ज़रा। अमेरिका की साजिश एक 2000 जब से ये हमारा एक हुकूमत उतरी है इमरान खान साहब की, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब अदम एतमाद लाई गई, उसके बाद से खान साहब का ये बयानिया रहा है अमेरिकी साजिश। अगर आप अभी का बयान देखें, कोई 1 महीने पहले या 2 महीने, मैंने वीडियो क्लिप्स देखी, इसमें उन्होंने कहा कि अब हमें साफ पता लग चुका है कि कोई अमेरिकी की साजिश नहीं है। इस बात को आप मानेंगे? तो क्या आप सोचते हैं कि खान साहब ने यू टर्न लेने का एक जो है वो एक कोर्स किया हुआ है, या वो इस चीज़ को क्या देखते हैं, इस बारे से बताइएगा जरा। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। अगर आप देख रहे हैं कि पुल सामने से टूटा हुआ है और आपने 2 तरीके हैं, या तो आप यूटर्न लेके दूसरी सड़क से होके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, या आप गाड़ी को सुल्तान गोल्डर की तरह जंप लगवा दें। ये आपका यूटर्न का, ये मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं कि हर जगह ही जंप मार के जाया जाए। जहाँ तक रही अमेरिकी बयानिया की बात, तो खान साहब ने फटे फर्स्ट पे साइफर दिखाया, पहले साइफर को इग्नोर करते रहे, फिर कहते रहे जी साइफर है, जो मुतल्लिका इदारे हैं या गवर्नमेंट है वो कहते रहे जी साइफर है, नहीं है, आया था, इसको नहीं किया गया, जो भी था। एंड पे जो बात आप कर रहे हैं, खान साहब ने कहा कि जी, खान साहब डे फर्स्ट से कहते हैं कि हम हर कंट्री से, हर इदारे से, हर से एक लेवल पे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम अमेरिका से बात करना चाहते हैं तो अमेरिका से भी उस लेवल पे, ये नहीं कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे या एक कमी के तौर पे हमें वो बात करें। अमेरिका से भी बात करना चाहते हैं, वो भी दुनिया का एक मुल्क है। और जहाँ तक अमेरिका का बयानिया आप कह रहे हैं कि उन्होंने यूटर्न ले लिया, सर तो आप अगर खान साहब ने यूटर्न लिया है तो कल आप देखें, परसों ब्रिटिश एम्बेसडर का बयान आया है जी कि खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अमेरिका के साथ, सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि वो ड्रोन और वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो उन्होंने मसला उधर खड़ा किया था कि जी उन्होंने कहा हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे जी। ठीक है, तो उसके अमेरिका ने बाजवा साहब पे जोर लगाया, ये उसके अल्फाज में कोट कर रहा हूँ जी जी, उन्होंने आर्मी चीफ पे जोर लगाया कि सॉर्ट आउट दिस मैटर। ठीक है, अब उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से हुआ, वो कैसे हुआ, उन्होंने ये इस प्रोस्पेक्ट में बात की थी कि अमेरिका ने सिर्फ ये कहा था कि इस मामले पे आप सॉर्ट आउट करें, ये नहीं कहा था कि इसको हुकूमत को खत्म करें जी। अच्छा अहमद क्यूम साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ ही रहूँगा इस हवाले से। अगर हम बात करें टिकट्स की तकसीम की, साहिवाल की तरफ मैं आ जाऊँगा दोबारा से। माजी में ये देखा गया है कि अगर ऑल ओवर द पाकिस्तान देखें तो कुछ टिकट तकसीम की गई हैं फराग गोगी की तरफ से, जो एक इल्ज़ाम लगता है। क्या अब भी कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो टिकट्स की तकसीम में फराग गोगी का किरदार अदा कर रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 2018 में भी कोई ऐसी बात हुई है, मेरे ऐसे नोटिस में नहीं है। टिकट्स के देखें, हमारी, मैं अपना भी कहूँ, पसंदीदगी और ग्राउंड लेवल पे जाके जो लीडरशिप फैसले करती है, वो हमारी पसंदीदगी जो है ना, हर दफ़ा वो नहीं देखी जाती। अब कई ऐसे जगह थी जिसमें हम पसंद कर रहे थे कि फलाने बंदे को टिकट मिले, लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो वो बंदा वैसे नहीं परफॉर्म कर पाया जिसके वो टिकट लेके। देखिए, पार्टी का इलेक्शन जो होता है वो सिर्फ किसी की पसंदीदगी या ग्राउंड बेस पे भी होता है, लेकिन उससे पहले आप ये भी देखेंगे एक इलेक्शन होता है, उसमें टिकट भी डिपेंड करती है, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी भी डिपेंड करती है, बरादरी जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके अलावा लोकल महाजर का हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन आ जाता है।
तो ये सारी चीजें मिलके एक इलेक्शन बनता है। तो टिकट जो जब पार्टी तकसीम करती है तो वो कुछ ना कुछ गलत फैसले होते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। जी, अहमद गुम साहब का आपने डिटेल में इस वाले से रोशनी डाली। मैं फिर दोबारा से वसीम साहब की तरफ आऊँगा। बात जारी थी टिकट्स के असूल के हवाले से, थोड़ा सा मुझे इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आया आप क्या समझते हैं कि फराह गोगी या जो मोहतरमा खातून अव्वल जिसे अब कहा जा रहा है, क्या उनका क्या किरदार रहा है इस पूरे इलेक्शन में, ख़ासकर जब इमरान खान साहब जो सियासत में थे और उसके अंदर हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें क्या किरदार था ये बताइएगा। दूसरा फराह गोगी का क्या किरदार था, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा। उस्मान बुज़दार साहब अपने दौर में कहा जाता है कि गलत वज़ीरा लगाए गए हैं और उनको कुछ नहीं पता था, ऐसा आवाम कहती है या PDM कहती है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले तो बुशरा बीबी की जहाँ तक बात है तो मैं ज़ातियात पर जाने का नहीं हूँ जी। रिश्ते सबकी साझी होती हैं, तो हमारी रिश्तों को घर तक ही महदूद रखना चाहिए। हाँ, अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो वो फिर खुल के ग्राउंड में आए। बिल्कुल, इल्ज़ाम तराशियाँ लगती रहती हैं। एग्जैक्टली। वो चाहे वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो, चाहे वो जरदारी साहब की फैमिली हो, उनकी बहन है फरियाल ताप, उनके ऊपर क्या लगे, वो अदालतों में भी पेश होती हैं, वो तरीक़ों पे भी जाती हैं। मरियम बीबी भी तरीक़ों में जा रही हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन फ़र्क क्या है कि फ़र्क यह है कि वो उन्होंने बतौर सियासी वर्कर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो मार्केट में आ गई, वो मैदान में आ गई। जो जहाँ तक बात रही फराह गोगी की, तो ये तो हमारा बैड पैच रहा है, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो फ्रंटमैन होता है, कोई ना कोई तो अपने आप अपने मफादात का जो ना वो भरपूर फायदा उठाता है, यहाँ पे कोई ना कोई तो अपना फ्रंटमैन रखता है। ये एक अटल हकीकत है, इससे कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं कि चाहे वो आपका फ्रंटमैन है जिसने किकबैक्स लेनी है, चाहे उसने आपको मफादात देने हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि हमारा जो सियासत है ना, ये इंडस्ट्री बन चुकी है। एग्जैक्टली। यहाँ पे जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो उसका रिटर्न भी मांगता है, तो उसके लिए आपको किसी ना किसी बंदे के थ्रू फिर जाना पड़ता है। exactly. तो इन चीजों से तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। बाकी वो अदारे जाने, वो इन्वेस्टिगेशन अदारे जाने, अगर उन्होंने करप्शन किया तो उनको कानून के दायरे में आना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं की तो उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जहां तक बात की आपने उस्मान बुज़दार साहब की, तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया, लाउड एंड क्लियर हो गया कि खान साहब की पार्टी के अंदर के लोग अब ये कहना शुरू हो गए थे कि मेरे ख्याल में ये खान साहब का एक बड़ा गलत फैसला था कि उस्मान बुज़दार जैसा बंदा उन्होंने ला के बैठा दिया कि जिसको पता ही नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे काम किस तरह करना है। और हमारे नुक्ता नज़र से या हमने जो देखा, हमने जो सहाफत की, हमने जो ग्राउंड रियलिटीज़ में देखा कि जितनी करप्शन का लेवल बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत में आया है और जितना लॉ एंड ऑर्डर का मसला उनके दौरे हुकूमत में आया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाँ, यही फैसला जैसे CM साहब अब बने थे, परवेज़ लाई साहब अगर पहले ही वक्त में उनके साथ को अंडरस्टैंडिंग हो जाती, इस तरह का वो बंदा, हालांकि उनकी अपनी पार्टी में बहुत सारे काबिल लोग बैठे थे जिनको वो पॉइंट कर सकते थे, लेकिन फिर बात वही पे आती ना कि खान साहब क्योंकि बादशाह सलामत है, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा होता है, उनको बंदा वही चाहिए होता है जो उनके सामने बोल ना सके। यस सर, बस कहे, जो पीछे बंदे बैठे हैं वो कर रहे हैं, वो उनसे करवा रहे हैं। गुजार साहब इसी तरह आए थे। बिल्कुल जी लास्ट बात करिएगा। यहाँ से भाई की बात को थोड़ा सा करता हूँ। खान साहब कोई बादशाह सलामत नहीं है, जितनी क्रिटिसिज्म वो पार्टी के अंदर बर्दाश्त करते हैं ना, आज भी आप मेरे ट्विटर उठा कर देख लें, बुज़दार साहब हों या इमरान खान साहब की खुद की जात हो, ट्विटर पे जाके टैग करके उनको ये बात कही है कि खान साहब ये आपने चीज गलत की है, और ही बिलीव इन दैट कि मुझे वो मक्खन लगाने वाले लोग पसंद नहीं है। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझ पे तनकीद करें, मुझे अच्छी चीज बताए कि जहाँ मैं गलत हूँ। बिल्कुल, तनकीद करने से बिल्कुल आपका जहाँ तक बात रही सलाह होती है, जो उन्होंने करप्शन की और बुज़दार साहब की बात की, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जब CM साहब लगने थे तो तभी आपको सारी स्टोरी का पता है कि जब हमारी पार्टी में से ही अलीम खान साहब का नाम आया था तो किसने उसके ऊपर केस बना के तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी। हमारी सर पॉलिटिक्स ही ऐसी चली है 88 के बाद। मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी का पहला इलेक्शन लड़ा, सरदार अलीम साहब जीत बेच के इलेक्शन लड़ा था सर। 88 के बाद इसमें पॉलिटिक्स में ऐसा पैसा इन्वॉल्व हुआ कि गरीब आदमी, ये मिडिल क्लास मैन जो है वो सोच ही नहीं सकता। आज आप देखें, आज आप इलेक्शन की बात करते हैं तो मैं तो सिर्फ ये देख के हैरान हो रहा था कि ये इलेक्शन लड़ना कैसे है। 2600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से तो फ्लैक्स बन रही है, आम बंदा तो सोच ही नहीं सकता। 5-10 करोड़ से कम तो इलेक्शन नहीं है जी। अब जो लगाएगा तो 10 करोड़ लगाएगा, भाई तो फिर वो 20 करोड़ कमाएगा। बिल्कुल, बात ये कि हमारे मुल्क का सिनेरियो ऐसा बन चुका है सर, इंडस्ट्री बात उन्होंने बिल्कुल सही बात भी इस बात में जो है वो करूंगा। और आखिरी हमारा जो है प्रोग्राम बिल्कुल एक तवील हो गया है
और वही बात आखिर में मैं करता हूँ प्रोग्राम के, जब सियासत के हवाले से बात की जाती है। चौधरी वसीम साहब आपका शुक्रिया, अहमद क्यूम साहब का शुक्रिया। फैसला अवाम पर छोड़ते हैं, अवाम जो फैसला करेगी वही फैसला सच्चा होना चाहिए, और उम्मीद है कि अवाम जो है अच्छा फैसला करेगी। और मैं भी एक अवाम हूँ और के नुमाइंदे भी अवाम से उठें और मज़ीद इंशाल्लाह जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ देखना चाहते हैं, और हमारा एक अच्छा लीडर जो है हम चाहते हैं, जो भी, चाहे वो PDM से आए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, किसी भी पार्टी से आए। आखिर में अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।